अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें हम हंगेरियन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल 1 है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये यहाँ पे A B C D है, ये आप सपोज कर लें कि हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, कंपनी D। और ये है हमारे पास प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 एंड प्रोजेक्ट 4 रिस्पेक्टिवली। तो इनके ना कॉलम्स वगैरह मतलब के साथ हमने मेंशन कर दिया जो हमें प्रॉब्लम दी गई थी। हमें हो सकता है कि मैट्रिक्स की फॉर्म में दें, या हो सकता है कि वो स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर दें। तो अभी तो आप इसको लेके चलें। इसके रिलेटेड मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट, उसके अंदर से वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, जिसके अंदर वो स्टेटमेंट दे रहा होगा, मॉडल खुद बनाना है, और उधर से टेबल आपने किस तरीके से बनाना है, तो ये सारा कुछ उसमें बताया गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक किस्म का आप ये सपोज कर लें कि कॉस्ट है कि पर प्रोजेक्ट की। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट, लाइक ये प्रोजेक्ट 1 है, सिर्फ एक ही कंपनी को असाइन हो सकता है, और एक कंपनी एक ही प्रोजेक्ट कर सकती है एट अ टाइम। दो प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, या दो प्रोजेक्ट एक कंपनी नहीं कर सकती। इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट को दो कंपनीज भी नहीं कर सकती, सिर्फ यानी कि एक कंपनी एक प्रोजेक्ट करेगी। अ, और इसी तरीके से ये है कि एक प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है। तो हमने इस तरीके से असाइनमेंट करनी है, इसलिए इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं, और जो मेथड वगैरह हम यूज़ करते हैं उसको हंगेरियन मेथड कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये है कि कंपनी ए, जो प्रोजेक्ट 1 है उसके लिए 10 कॉस्ट है, $10 है। A2 के लिए $5 उसने रखे हुए हैं, और प्रोजेक्ट 3 के लिए $13 एंड 4 के लिए $15। इसी तरीके से सारों का मतलब यही है, इंटरप्रिटेशन यही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हमने क्या करना था। सबसे पहले आपने इस फॉर्म में, अगर आपको दिया हुआ तो गुड है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने इस फॉर्म में लेके आना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। और आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो भी होती है ना, हंगेरियन मेथड जिस पे लगाते हैं वो स्केयर मैट्रिक्स होता है। लाइक ये देखें, एक दो तीन चार, चार रो हैं और चार कॉलम्स है हमारे पास। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है जो कि स्केयर मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये चेक कर लेना, अगर आपके पास स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट करेंगे यहाँ पे एक रो कम होती, यानी कि कंपनी डी ना होती, तो ये बनना था 3x4 का मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, एक डमी रो ऐड कर देनी थी, जिसके अंदर सारी कॉस्ट क्या हो जानी थी, 0 0। यहाँ पे भी 0 0 0 0। तो आपने डमी रो खुद ऐड कर देनी थी। इसी तरीके से अगर आप सपोज करते कि एक कॉलम मिसिंग है, यानी कि 4x3 का मैट्रिक्स है हमारा, तो हम उसको स्केयर मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरीके से, हम एक डमी कॉलम ऐड कर देंगे जिसके अंदर कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 0, सारी सेल की 0 होगी। तो वो क्या बन जाएगा, 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि स्केयर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमने सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या है कि आप ये वो राइट वाला है ना, इस मैट्रिक्स को अभी भूल जाएं। सबसे पहले तो हमने हर रो में से मिनिमम वैल्यूज निकालनी होती थी, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो इसमें से देखें 10 5 13 15 में से क्या है 5, तो ये देखें 5 यहाँ पे लिख दिया। इस रो में से क्या है 3 मिनिमम है, वो लिख दिया। इस रो में से 2 मिनिमम है, वो लिख दिया। एंड इसी तरीके से लास्ट रो में जो हमारे पास मिनिमम क्या है वो है 5, यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है हमने, ये जो हमने मिनिमम लिखे हुए हैं ना, हमने इन मिनिमम वैल्यूज़ को इनके रिस्पेक्टिव रोज से माइनस कर देना, हर सेल की वैल्यू से माइनस कर देना। लाइक पहली रो में से मिनिमम क्या आया था 5, तो 5 किस में से 5 वाली वैल्यू को हम किस में से माइनस करेंगे, पहली रो की जितने भी सेल है ना उन सब में से हम 5 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 3 देखें, तो सेकंड रो से मिनिमम क्या आया था 3, तो 3 को हम सेकंड रो के हर सेल की वैल्यू से 3 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 2 है, ये इस रो से आया था, तो इस रो में जितने भी वैल्यूज हैं लाइक 10 7 3 2, इन सब में से हम 2 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से लास्ट वाली रो में से 5 को माइनस कर देंगे। तो आप ये देखेंगे हमारे पास माइनस करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये इंडिकेट भी कर रहा है, लाइक ये वाली वैल्यू देखें आप, तो 15 था, यहाँ पे 15 माइनस 5 किया 10 आ गया, यहाँ पे 10। इसी तरीके से आप देखें 13 माइनस 5 किया 8 आ गया, 5 माइनस 5 किया 0 आ गया, 10 माइनस 5 किया हमारे पास 5 आ गया। तो इसी तरीके से हमने हर रो का, इस रो का देख लेते हैं। 2 माइनस 2 किया 0 आ गया यहाँ पे, 3 माइनस 2 किया यहाँ पे 1 आ गया, 7 माइनस 2 किया तो यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरीके से 10 माइनस 8 2 किया तो हमारे पास 8 वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रो मिनिमम वैल्यूज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव रोज। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इस मैट्रिक्स को आगे लेके चलना है, इसमें से क्या निकालना है। अब इसमें जिस तरीके से हमने रो मिनिमम निकाला था ना,
इस और उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया था। अब हमने इस मैट्रिक्स को लेना और इसमें से कॉलम मिनिमम निकालना है हर कॉलम में से। तो वही किया कि इसका जो कॉलम मिनिमम निकलेगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यूज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव रोज। तो ये देखें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स उसको एज इट इज़ नोट डाउन किया यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा था कि अब जिस तरीके से रो में से हमने मिनिमम वैल्यू निकाली थी, इसी तरीके से हम हर कॉलम में से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये है कॉलम मिनिमम। इस कॉलम में से देखा जाए तो 0 आ गया, इसमें से भी 0 आ गया, इसमें देखा जाए तो 1 आ गया, इसमें 0 आ गया। अब वही इन कॉलम वैल्यूज़ को देर रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब की वैल्यू से माइनस कर देंगे। लाइक 0 के इस कॉलम में से हर वैल्यू को माइनस करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पुट करनी होती है इसके अंदर। ये जितनी भी है ना, कुछ बच्चे करेंगे कि भाईजान लाइक 15 माइनस 5 मैंने किया ना तो 10 लिख दिया। कुछ ऐसे कर लेंगे कि 5 माइनस 15 करके -10 आ रहा है तो इधर -10 लिख देंगे। माइनस नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिखनी है, हमने हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें, चाहे आप 15 में से 5 माइनस करें या 5 में से 15 माइनस करें, तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना कि ये फिल करते वक्त हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। अगर नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर कहीं भी आ रही है ना, किसी भी आइट्रेशन में, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती की है, ये याद रखना। तो ये जब हम माइनस कर लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू फिल करने के बाद कॉलम में से माइनस करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो है ये बॉक्स को भी इग्नोर करें आप। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया फाइनल, यानी कि हमने रो में से मिनिमम वैल्यूज निकाली और उनको सब्ट्रैक्ट किया। देन उसके बाद जो मैट्रिक्स आया उसमें से कॉलम में से मिनिमम वैल्यू निकाली और उनको कॉलम्स के हर सेल के अंदर जो था ना रिस्पेक्टिव कॉलम्स के जो सेल थे उनमें से माइनस कर दिया। तो हमारे पास फाइनल ये मैट्रिक्स आ गया। जब ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया, अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपली आपने रो वाइज देखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने वो देखना कि ऐसी रो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीरो आ रहा है, कम से कम जीरो आ रहे हैं। लाइक आपने सबसे पहले वो रो देखनी है जिसके अंदर एक जीरो आ रहा है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्टिंग रो 1 वी बॉक्स अ सिंगल जीरो एंड क्रॉस ऑल अदर्स जीरो इन इट्स कॉलम। इसका क्या मतलब है? सॉरी, इसका मतलब ये है कि आपने ये देखें रो 1 में देखा कि आपको जीरो मिल गया कि रो 1 के अंदर सिंगल जीरो, आपने इसको हाईलाइट कर लिया, बॉक्स बना दिया इसके इर्द गिर्द। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट 2 है ना वो कंपनी ए को असाइन कर दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना, आपने इसके कॉलम में देखना कहीं और जीरो तो नहीं। अगर जीरो होता तो आपने उसको क्रॉस कर देना था। फर्स्ट करें कि यहाँ पे 5 की जगह जीरो होता तो आपने यहाँ पे क्रॉस कर देना था। इसी तरीके से मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, जनरल है कि आपने जिस बॉक्स को जिस सेल को आपने हाईलाइट कर दिया ना, असाइन कर दिया, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट 2 कंपनी ए को असाइन हो गया। तो आपने उसके रो में जितने भी इसके अलावा जीरो हुए ना और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी जीरो हुए उन सबको क्रॉस कर देना। लाइक अगर इस रो के ये जीरो सिलेक्ट हो गया, इस रो में अगर कहीं भी किसी सेल में जीरो होता तो उसको हमने क्रॉस कर देना था। इसी तरीके से इसका ये कॉलम बनता है, इसी कॉलम में कहीं भी जीरो होता तो हमने उसको क्रॉस कर देना था। इस चीज़ को आप छोड़ दें, इसमें लिखा हुआ है खाली कॉलम को। लेकिन ये बता इस वजह से रहा क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंगल ऐसी रो जिसके अंदर सिंगल जीरो हो तो उसमें इसका मतलब ये है कि रो में तो आप कहीं क्रॉस आएगा नहीं, तो कॉलम में आ सकता है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, आपने देखना जिस बॉक्स को आपने हाईलाइट कर दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग रो के अंदर कहीं और जीरो आ रहा है उसको क्रॉस कर देना। इसी तरीके से उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कहीं और जीरो आ रहा है उसको भी क्रॉस कर देना आपने। ठीक है, अब आपने ये जब सिलेक्ट कर लिया, आपने देखा रो में भी कोई जीरो नहीं है, कॉलम में भी कोई नहीं जीरो, ये हो गया असाइन। अब इसका मतलब ये है कि भजन प्रोजेक्ट 2 हमारा असाइन हो गया कंपनी ए को। मैंने आपको शुरू में बताया था असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर मतलब कि हम एक ही चीज़ एक ही बंदे को असाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ही प्रोजेक्ट एक ही कंपनी को असाइन होगा, एक से ज़्यादा कंपनी को असाइन नहीं हो सकता। इसी तरीके से लाइक दो कंपनियां एक से ज़्यादा कंपनियां एक प्रोजेक्ट को नहीं पकड़ सकती। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट 2 हमारा कंपनी ए को असाइन हो गया। इसको हम हाईलाइट कर देंगे और क्रॉस करने का मतलब ये है कि भाईजान अब ये पक्का असाइन हो गया, इसके अलावा किसी और कंपनी को नहीं देना आपने, ये इंडिकेट करता है। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो देखें आप, नेक्स्ट क्या है कि अब हमने ये तो थी पहली रो, अब इसको ये हो गया काम पूरा। इसके बाद हमने दोबारा रोज को सर्च करना और देखना कहाँ पे एक जीरो आ रहा है।
तो आपने देखा ये लास्ट वाली रो है जिसके अंदर 1 0 आया था, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। मैंने क्या कहा था, जब इसको हाईलाइट कर लिया इसके करस्पॉन्डिंग रो में देखना कि जीरोस तो नहीं है, और अगर है तो उनको क्रॉस कर देना, नहीं है तो फिर हमने कॉलम में देखना है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कहीं जीरो तो नहीं। ये देखें यहाँ पे जीरो आ रहा था, जीरो आ रहा है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब आप इसको समझे, ये क्या है, ये कह रहा है कि भाईजान ये जो प्रोजेक्ट 1 है ना, ये मैंने कंपनी डी को असाइन कर दिया। ठीक है, ये हाईलाइटेड बॉक्स ये बता रहा है कि कंपनी डी को प्रोजेक्ट 1 असाइन हो गया। अब मैंने कहा था कि भाईजान एक प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा कंपनी को असाइन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट 1 मेरा कंपनी डी को असाइन हो गया, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा था ना, हमने दरअसल ज़ीरो वाले बॉक्सेस देखने होते हैं, उसके बेसिस पे हम असाइन कर रहे होते हैं इसमें। तो यहाँ पे दो जीरो का मतलब आने का पहले ये समझे कि दो जीरो मतलब आने का क्या, दो जीरो आने का मतलब क्या था। दो जीरो आने का मतलब ये था कि भाईजान प्रोजेक्ट 1 मैं कंपनी बी को भी असाइन कर सकता हूँ या फिर कंपनी डी को असाइन कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास चॉइस है कि प्रोजेक्ट 1 मैं कंपनी बी को दे दूँ या कंपनी डी को दे दूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये वाला जब सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कंपनी डी को प्रोजेक्ट 1 दे दिया। इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेक्ट 1 कंपनी डी को असाइन हो गया, तो मैं उसको कंपनी बी को अब असाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उस जीरो को क्रॉस कर दिया। ये अब आपको समझ आ गई होगी कि क्रॉस करने का मतलब क्या है। जब ये हो गया, आप देखेंगे आप रो में मिनिमम यही था कि सिंगल वैल्यू आए। तो जब आपने सिंगल वैल्यू का देख लिया कि एक रो मिल गई, ये मिल गई, उसके बाद आपके पास आपको पता है इस रो के अंदर दो जीरोज आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना, इसमें भी दो जीरो थे, खैर एक क्रॉस हो गया। तो अब आपने क्या करना, अब आपने करना है कॉलम में देखना कि ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिंगल जीरो आ रहा हो। तो ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे असाइन हो गया होगा, पहले ये देखें असाइनमेंट हो गई, ये भी असाइनमेंट हो गई। जारी बात जब असाइनमेंट अगर इसके अंदर हो जीरो होते वो भी क्रॉस हो जाते, तो ये दोनों तो निकल गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंगल जीरो आ रहा था, आपने इसको पकड़ अब हाईलाइट करना है। आपने इसको हाईलाइट किया, मैं और हाईलाइट करने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग रो में देखना कहीं जीरो तो नहीं है, जीरो यहाँ पे आ रहा था, इसको क्रॉस कर दिया। देन आपने कॉलम में देखा कहीं नहीं है, तो आप ठीक है, ये असाइनमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट 3 हमारा कंपनी सी को असाइन हो गया। और ये क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इधर भी चॉइस थी कि कंपनी सी या तो प्रोजेक्ट 3 ले सकती है या तो प्रोजेक्ट 4 ले सकती है। तो हमने प्रोजेक्ट 3 कंपनी सी को असाइन कर दिया, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट 4 अब वो ले ही नहीं सकती। एक प्रोजेक्ट एक ही कंपनी को असाइन होगा और एक ही कंपनी एक ही प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होगी, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। देन हमने देखा कि भाईजान कॉलम में अब क्या यही रह गया है एक ज़ीरो, क्योंकि ये तो क्रॉस हुआ है, एक ज़ीरो रह गया, तो ये सिलेक्ट होगा हमारा। हमने कॉलम में देखना कि ये और तो ज़ीरो नहीं है, नहीं है, उसको क्रॉस कर अगर है तो क्रॉस कर देना। इसी तरीके से रो में देखना, दोनों पहले ही क्रॉस हुए हैं, तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया। ये क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट 4 हमारा कंपनी बी को असाइन हो गया। अब आप देखें ये जो बॉक्सेस है ना, ये बता रहे हैं कि असाइनमेंट किस किस को, ये लाइक प्रोजेक्ट 2 असाइन हो गया कंपनी ए को, प्रोजेक्ट 4 असाइन हो गया कंपनी बी को, इसी तरीके से प्रोजेक्ट 3 असाइन हो गया कंपनी सी को, और प्रोजेक्ट 1 असाइन हो गया कंपनी डी को। अब आप देखें कि कोई रेपिटेशन नहीं हो रही, यानी कि हर एक कंपनी एक ही प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, और एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही कंपनी के साथ है, एक से ज़्यादा कंपनी के साथ नहीं है। देखें ये भी ए प्रोजेक्ट 2 सिर्फ कंपनी ए के साथ है, प्रोजेक्ट 2 किसी और कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसी तरीके प्रोजेक्ट 4 देखें कंपनी बी के साथ एसोसिएटेड ना, वो प्रोजेक्ट अब सॉरी प्रोजेक्ट 4 हमारा एसोसिएटेड है कंपनी बी के साथ, इसके अलावा किसी और कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। देखें ये वन बाय वन मैपिंग होगी ना, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम करना, और यही हमारा सोल्यूशन है। अब क्या कर लिया कि जब हमने ये कर लिया ना, अब इसकी कॉस्ट भी तो निकालनी है, कॉस्ट हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, तो ये हमारा मिनिमम ही देगा। किस तरीके से हमने क्या करना है कि हमने ये वो बॉक्सेस, यानी कि ये आप लिखा रहने दें, और साथ जो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था ना कॉस्ट वाला प्रॉब्लम मैट्रिक्स, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये ओरिजिनल है, इसको हमने साथ रख लेना है। इस मैपिंग से हमें अंदाजा हो गया कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट किस कंपनी को असाइन किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट थी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही होता है जिसको हम लेके जा रहे थे। तो हमने क्या किया, साइड बाय साइड रख लिया। ये देखें, ये कॉस्ट मैट्रिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, और ये जो हमने आइटेशन करके जो असाइनमेंट वगैरह की थी, जिस तरह प्रोजेक्ट 2 हमारा कंपनी ए को असाइन हुआ, प्रोजेक्ट 4 कंपनी बी को, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में देखना है। देखें ये प्रोजेक्ट 2 कंपनी ए को असाइन हुआ, प्रोजेक्ट 2 कंपनी ए को असाइन हुआ, उसकी जो कॉस्ट थी क्या है 5। इसी तरीके से इसका देख लेते हैं, 4 बी को असाइन हुआ तो उसकी कॉस्ट है 3। तो हमने इनको सम करी जाना, 5 + 3, और इसी तरीके से ये वाली कॉस्ट वाला सेल बनता तो 3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11, और ये यहाँ पे 5, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने, ये क्या है, ये कंपनी ए है
और ये प्रोजेक्ट नंबर है। कंपनी ए प्रोजेक्ट 2 के साथ काम कर रही है, कंपनी बी 4 के साथ कर रही है, कंपनी सी 3 प्रोजेक्ट नंबर 3 के साथ कर रही है और कंपनी डी प्रोजेक्ट नंबर 1 के साथ कर रही है। तो इनकी कॉस्ट क्या बनती है? 5 + 3 + 3 + 5 = 16। मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये देखें, एक ये था सर 5 3 3 + 5, तो यही 16 कॉस्ट बन रही है। तो ये था हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये तो था बहुत ही सिंपल केस, मतलब कि ये पहला केस यही होता है कि भैया आपको मतलब कि कोई मसला ना आए। बाज़ औक़ात यहाँ पे जाके मसला आता है कि आपकी 1 बाय 1 मैपिंग नहीं हो रही होती। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है, नेक्स्ट वीडियो उसी पे मैं बनाऊँगा, तो वो लाज़मी देखना। ये तो था बेसिक सा, आपको समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है और ये हो गया, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं वो जो आपको करने नहीं पड़ते इसी तरीके से। बाज़ औक़ात ऐसे आता है कि भैया 1 टू 1 मैपिंग नहीं हो रही, लाइक कोई ऐसी कंपनी, फ़र्ज़ करें कि कंपनी रह रही जिसको कोई असाइनमेंट नहीं हो रही, तो फिर क्या करेंगे? या आपकी मैपिंग ही नहीं हो रही, मतलब कि सिर्फ़ 2 कंपनी उसको कोई 2 प्रोजेक्ट असाइन हो गए, बाकी सारी कंपनियाँ वेली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब जितनी कंपनीज़ हैं, मैंने आपको पहले बताया था 1 बाय 1 मैपिंग होगी और कोई फ्री नहीं होगी। तो इस तरह के केसेस आते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा, वो लाज़मी देखना। और उसके बाद वाले लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके अंदर मैं चैप्टर 5 और चैप्टर 4 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँगा कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आते हैं पास्ट पेपर्स वगैरह में। तो वो लाज़मी लेक्चर्स देखना आप। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।